दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक नया घर खरीदते हैं। घर की दीवारें चमकदार हैं, पेंट ताज़ा है, बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि नींव में दरारें हैं, छत में पानी भर गया है और सबसे बड़ी बात, घर के नाम पर करोड़ों का कर्जा है जो पिछले मालिक ने लिया था। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उसी पेंट को और चमकाते रहो, समस्या को छुपाते रहो। दूसरा, नींव ठीक करो, भले ही इसमें वक्त लगे, पैसा लगे और लोग सवाल उठाएं। यही कहानी है भारत की अर्थव्यवस्था की। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 12 साल, दो अलग अलग संकट, दो बिल्कुल अलग तरीके। आज हम उन दोनों को एक साथ रखकर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं निर्वा मेहता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। साल 2008 दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स के बाद, जिसे सबप्राइम क्राइसिस कहा गया है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई थी। रुपया 15 महीनों में 30% तक गिरा, एक्सपोर्ट्स में 25% की गिरावट आई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। यूपीए सरकार ने इस संकट का जवाब दिया 3 फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस के जरिए। दिसंबर 2008 में 1.8 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा हुई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और टैक्स कट्स शामिल थे। पहली नजर में ये एकदम सही कदम लगता है। संकट आया, सरकार ने खर्चा बढ़ाया, लेकिन असली सवाल ये है, कितना खर्चा बढ़ाया, कितने समय तक, और उसके बाद क्या हुआ। मोदी सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए व्हाइट पेपर के अनुसार यूपीए सरकार ने जो ये स्टिमुलस पैकेज जितनी समस्या थी उससे भी बड़ा था। और सबसे जरूरी बात, हमारी अर्थव्यवस्था उस क्राइसिस से इतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं थी जितना दिखाया गया था। स्टिमुलस का जो आकार था वो उस समय के रेशियो से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 2009 से फाइनेंशियल ईयर 2014 तक लगातार 6 सालों तक भारत का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कम से कम 4.5% बना रहा। रेवेन्यू डेफिसिट FY08 के 1.07% से बढ़कर FY09 में 4.6% और FY10 में 5.3% तक बढ़ चुका था। यानी संकट 1 साल का था, लेकिन स्टिमुलस पैकेज 6 साल तक चलता रहा। घर में आग लगी थी, सरकार ने पानी डाला, लेकिन आग बुझने के बाद भी पानी डालते रहे और उस पानी का बिल किसी और को चुकाना था। 2008 में से फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई थी। उसी साल क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थी, $147 पर बैरल तक। यूपीए सरकार के सामने एक सीधा सवाल था, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाओ या जनता को सस्ता तेल देते रहो। राजनीतिक जवाब आसान था, कीमतें मत बढ़ाओ। ये आसान इसीलिए भी था क्योंकि अगले साल आम चुनाव होने वाले थे। लेकिन ऑयल कंपनीज IOCL, BPCL, HPCL इंटरनेशनल रेट पर तेल खरीदकर सस्ते दाम पर बेच रही थी। उनका नुकसान कौन भरेगा? यहाँ यूपीए सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो राजनीतिक तौर पर आसान था, लेकिन आर्थिक रूप से एक टाइम बॉम्ब था। ऑयल बॉन्ड्स, यानी कि सरकार ने ऑयल कंपनीज को नकद सब्सिडी देने के बदले लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दिए, एक तरह का प्रॉमिसरी नोट्स जो 15 से 20 साल के बाद एनकैश किए जाए। इससे सब्सिडी का बोझ उस वक्त की गवर्नमेंट के बजट में नहीं दिखा। इन बॉन्ड्स पर 7 to 8.4% तक का इंटरेस्ट रेट था। इससे यूपीए सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत अपने फिस्कल डेफिसिट को टेम्पररीली छुपाने में सफल रही। ये एक टेक्स्ट बुक केस था डिफर्ड लायबिलिटी का। समस्या गई नहीं, बस अगली पीढ़ी के जिम्मे कर दी गई। 2005 से 2010 के बीच में ये ऑयल बॉन्ड्स जारी हुए। 2014 में जब एनडीए सत्ता में आई तो उसे 1.34 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स विरासत में मिले, जो 2026 तक चुकाने थे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद स्वीकार किया है कि अगर उन पर ऑयल बॉन्ड्स चुकाने का बोझ नहीं होता तो वे फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दे सकती थी। सोचिए, एक सरकार जनता को सस्ता तेल देकर खुद को महान दिखाती है, अगली सरकार उसका कर्जा चुकाती है और उसी अगली सरकार को महंगा तेल का दोष मिलता है। ये राजनीति की सबसे पुरानी चाल है, अपना कर्ज दूसरे के जेब से चुकवाओ। अब बात करते हैं उस जहर की जो धीरे धीरे असर करता है। 2008 की क्राइसिस के बाद यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक और रास्ता अपनाया,
सरकारी बैंकों से अंधाधुंध कर्जा बंटवाया गया। और यही नहीं, इस तथाकथित पॉलिसी या स्ट्रेटजी के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को धन्यवाद दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं किया होता तो इस क्राइसिस को पार पाना मुश्किल था। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बाद में कहा कि 2008 से 2014 के बीच में अर्थव्यवस्था को आर्टिफिशियली चलाए रखने के लिए बैंक्स को दरवाजे खोलकर बेतहाशा लैंडिंग करने के लिए कहा गया था। एक साल में क्रेडिट ग्रोथ 31% तक पहुंच गई थी और इसी को नाम मिला था फोन बैंकिंग। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए के दौरान बैंकों में प्रायोरिटी लेंडिंग उन लोगों को मिली जिनके लिए लायक नहीं थे और ये सब एक एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल तरीके से हुआ था। बैंकों को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और रिस्क असेसमेंट छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कर्ज बिजनेसेस के मेरिट पर नहीं, पॉलिटिकल कनेक्शंस के आधार पर मिल रहे थे और जब ये कर्ज डूबे तो बैंक भी उन्हें एनपीए घोषित करने के बजाय छुपाती रही, एवरग्रीनिंग के जरिए। जाहिर है कि लोन देने का रेकमेंडेशन देने वालों ने ही ऐसा करने का दबाव डाला होगा। नतीजा 2009 से 2014 के बीच में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीए में लगभग 300% तक वृद्धि हुई और ये किसी बाहरी दुश्मन का काम नहीं था, ये अपने ही बैंकिंग तंत्र को अंदर से खोखला करने का काम था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इसे इरेशनल एक्सुबरेंस के ऐतिहासिक परिघटना कहा। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने यह भी कहा कि यूपीए के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक्स ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया और पॉलिटिकल मेडलिंग का शिकार रहे। यानी ये यूपीआई की आलोचना सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही, आरबीआई के वो गवर्नर्स भी कर रहे हैं जिन्हें कोई भी राजनीतिक रूप से बीजेपी का हमदर्द नहीं कहा जा सकता। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उनके हाथ में क्या था? 1.34 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स का बोझ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो एनपीए के पहाड़ के नीचे दबे थे, 6 साल से लगातार ऊंचा फिस्कल डेफिसिट और एक अर्थव्यवस्था जो स्टिमुलस के नशे में थी लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से खाली थी। घर बाहर से चमकदार था और अंदर से खोखला। मोदी सरकार ने क्या किया? उन्होंने वो काम किया जो राजनीतिक रूप से तकलीफदेह था लेकिन आर्थिक रूप से जरूरी था। एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू हुई, छुपे हुए एनपीएस को उजागर करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया और बैंक्स की बैलेंस शीट्स को मजबूत करने के लिए 2.11 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। नतीजा 2023 के अंत तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रॉस एनपीए रेशियो गिरकर 4.97% पर आ गया और नेट एनपीए मात्र 1%। भारतीय बैंकिंग सेक्टर ने 3 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। वो बैंक जो 2014 में डूब रहे थे वो 2024 में रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं। 2020 कोविड-19 ये वो संकट था जो किसी ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं सोचा था। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज लॉक हो गई, भारत में भी जीडीपी में भारी गिरावट आई। लेकिन मोदी सरकार का जवाब क्या था? यूपीए की तरह सिर्फ बड़ी घोषणाएं नहीं बल्कि एक टारगेटेड लेयर बाय लेयर अप्रोच। सबसे पहले पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपीस का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे जरूरतमंदों के खातों में, कोई मिडलमैन नहीं, कोई लीकेज नहीं। इसके बाद आया आत्मनिर्भर भारत अभियान, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस यानी जीडीपी के लगभग 10%, जिसका फोकस था एमएसएमई, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। लेकिन सबसे बड़ा फर्क था अप्रोच में। यूपीए ने 2008 में स्टिमुलस दिया और फिस्कल डेफिसिट को बेकाबू होने दिया। मोदी सरकार ने 2020 में स्टिमुलस दिया लेकिन साथ ही फिस्कल कंसोलिडेशन का रास्ता भी बनाया। मतलब ये कि यूपीए का स्टिमुलस एक राजनीतिक टूल था, एनडीए का स्टिमुलस एक इकोनॉमिक सर्जरी थी। और अब 2025-26 वेस्ट एशिया क्राइसिस, फिर एक बार मिडिल ईस्ट रुक गया। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाधित, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें $70 से बढ़कर $122 पर बैरल तक पहुंच गई हैं। साउथ ईस्ट एशिया में पेट्रोल डीजल 30 से 50% तक महंगा हुआ, यूरोप में 20%, अफ्रीका में 50%। भारत के सामने वही सवाल जो 2008 में यूपीए के सामने था, कीमतें बढ़ाओ या जनता को बचाओ।
लेकिन मोदी सरकार का तरीका यूपीए से बिल्कुल अलग था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपीस पर लीटर की कटौती की, जिससे जनता को तत्काल राहत मिली। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने साफ कहा, सरकार के सामने दो रास्ते थे, या तो बाकी दुनिया की तरह कीमतें बढ़ा दो या खुद घाटा उठाओ। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने फाइनेंसेस पर बोझ उठाना चुना, जनता की जेब पर बोझ नहीं डाला। और सबसे जरूरी बात, मोदी सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स का रास्ता नहीं अपनाया, यानी इस बार का बोझ अगली पीढ़ी को नहीं दिया जाएगा। यह डिसीजन शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल था, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिस्कली ऑनेस्ट था। 2008 में यूपीए ने कहा, हमने जनता को सस्ता तेल दिया। ये सच था, लेकिन उन्होंने वो बिल अगले 10-15 साल के लिए टाल दिया था। 2026 में मोदी सरकार ने वही काम किया, लेकिन अपनी जेब से, भविष्य की जेब से नहीं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की परीक्षा सिर्फ उस वक्त नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। परीक्षा तब होती है जब संकट आता है। संकट को अर्थव्यवस्था कैसे और कितना इजीली एब्जॉर्ब करती है, उसका असली टेस्ट यही बात में है। 2008 में यूपीए का एक एक्सटर्नल क्राइसिस मिली और उन्होंने उसे इंटरनल क्राइसिस में बदल दिया। स्टिमुलस जरूरत से ज्यादा बड़ा था। ऑयल बॉन्ड्स ने कर्जे को छुपाया, सो कॉल्ड फोन बैंकिंग ने बैंकों को खोखला किया और 2014 में मोदी सरकार को वो खोखलापन विरासत में मिला। उन्होंने उसे ठीक किया, चुपचाप, बिना शोर मचाए, राजनीतिक तकलीफ उठाते हुए। कोविड में जब दुनिया डूब रही थी, भारत ने डायरेक्ट ट्रांसफर से जनता को बचाया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से भविष्य को बनाया। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में जब दुनिया महंगाई से जूझ रही थी, भारत ने एक्साइज कर से जनता को राहत दी, लेकिन ऑयल बॉन्ड्स का रास्ता नहीं चुना। फर्क ये है कि एक सरकार संकट को अगली पीढ़ी के नाम कर देती है, दूसरी सरकार उस संकट का समाधान खुद निकालती है, उसे खुद उठाती है। और इतिहास के खाते में ये दोनों दर्ज हो चुका है। इसी के साथ मैं निर्वा मेहता आपसे विदा चाहूंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ हमारी दूसरी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।